नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक भव्य आयोजन से, जहां आपको बता दें कि बिहार के गया जिले में एक आयोजन किया गया, जहां भाजपा मालके में 3 दिवसीय सम्मेलन में शुक्रवार को पहुंचे दीपांकर भट्टाचार्य, जिन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के बाद संकेत साफ है कि बिहार में बीजेपी अब ज्यादा समय तक नीतीश कुमार को सीएम के रूप में रठाने के मूड में नहीं है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार रहे, अपना सीएम हो, और इसीलिए खतरा है। जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, वैसे ही बिहार में भी बुलडोजर की सरकार हो। बता दें कि माले नेता ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी ने मुकेश सहनी को इस्तेमाल किया और बीजेपी तो यही खेल खेलने वाली पार्टी है और अब ये खेल नीतीश कुमार के साथ होगा। सत्ता हड़पने की बीजेपी की यही साजिश है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और योगी को बुलडोजर बताते हुए कहा है कि यूपी से ज्यादा बिहार को इनसे लड़ना है। यूपी के बुलडोजर मॉडल को ये बिहार में भी थोप सकते हैं। बीजेपी की ऐसी सोच है कि अब नीतीश कुमार को ढोने की जरूरत नहीं है। और विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। बीजेपी ने उनके तीनों विधायकों को तोड़ने के बाद अब मंत्री पद छोड़ने का दबाव भी बढ़ा दिया है। तो वहीं अब महागठबंधन की प्रमुख पार्टी आरजेडी ने भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और इससे अब सवाल ये उठने लगा है कि सहनी का आखिर क्या होगा, क्योंकि अगर वो अकेले रहे तो सीट जीतना मुश्किल होगा। बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा में बैठक की गई और बैठक शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी को लेकर भी चल रहे सस्पेंस को उन्होंने साफ किया। कहा कि मुकेश सहनी की महागठबंधन में वापसी नहीं होगी। वो महागठबंधन छोड़कर गए थे, हम लोगों ने उन्हें भगाया नहीं था। आज बीजेपी ने नेता उनके साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, तब उन्हें लालू जी की याद आ रही है। लालू जी गरीबों के नेता हैं और नेता रहेंगे। राजद में सहनी समाज के बहुत सारे नेता हैं और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कह दिया कि वो पैसे वाली पार्टी है। जोड़ तोड़ की राजनीति पैसे की बदौलत लोग करते हैं। और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने पर तंज कसते हुए कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है तो उन्हें जाना ही चाहिए। आपको बता दें कि वेतन मांग को लेकर भी आंगनबाड़ी सेविका सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी और इसको लेकर राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार को उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। नीतीश सरकार महिलाओं की ही वजह से बनी है, इसीलिए उन्होंने उनकी मांग को मान लेना चाहिए। आरजेडी मुझे बुलाएंगी, आप बुलाइएगा, वापस बुलाएंगे। आप बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे? काहे बुलाएंगे? मन से गए जाएंगे अपना। आरजेडी मुझे बुलाएंगी। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का दर्द छलका है। राज्यसभा में उन्होंने शिक्षा मंत्री से केंद्रीय विद्यालय से सांसद कोटा को खत्म करने की मांग की। मोदी ने कहा है कि इसके कारण लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया है। इस कोटे से वो सिर्फ 10 छात्रों का दाखिला करा सकते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग इसके लिए पहुंच जाते हैं। बता दें कि इससे पहले भी एक बार वो इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। उनका ये मानना है कि ये मामला सांसदों के चुनाव हारने को एक बड़ा कारण बन सकता है और इसी की वजह से सांसदों के प्रति नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इन सीटों को ओपन मेरिट पर छोड़ देना चाहिए ताकि गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे को इसका लाभ मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण का भी कोई प्रावधान नहीं होता है और ऐसा करके आरक्षण के लाभार्थियों को हम इसके लाभ से वंचित कर रहे हैं। विवेकाधीन कोटे से दाखिले के कारण शिक्षकों पर भी अत्यधिक दबाव पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक एक सांसद के पास 1000-2000 लोग दाखिले के लिए आग्रह लेके आते हैं, लेकिन वो केवल 10 लोगों को ही खुश कर पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से अति पिछड़ी जाति की राजनीति खूब चर्चा में रही है और ये चर्चा इसलिए कि वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी अति पिछड़ी जाति मल्हा से आते हैं और वो खुद को सन ऑफ मल्ला भी कहते हैं। और उनकी पार्टी के एक विधायक मुसाफिर पासवान का निधन पहले ही हो चुका है। उनकी बोचोहा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वहां से मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान राजद के टिकट से चुनावी मैदान में हैं और राजद नेता रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी वीआईपी पार्टी से लड़ रही हैं। इस बीच अब वीआईपी के बीच बचे 3 विधायक भाजपा में चले गए और ये बीजेपी के ही लोग थे। इसके बाद सहनी ने कहा है कि अति पिछड़ा का बेटा है, इसलिए उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ ये सुलूक बीजेपी कर रही है। सहनी का एमएलसी टर्म
21 जुलाई 2022 तक ही है और वो अभी बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य विभाग में मंत्री हैं। अब उनके मंत्री पद पर भी तलवार लटक रही है। सहनी को जब राजद ने तरजीह नहीं दी तो विधानसभा चुनाव 2020 में वो कहते हुए महागठबंधन से बाहर आए थे कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर भोंका है और अब बीजेपी पर खंजर भोंकने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के समय सहनी को अपने साथ लेकर बीजेपी ने अति पिछड़ा वोट बैंक में अपना बड़ा मैसेज दिया था और उसका समग्र फायदा भी बीजेपी को मिला। लेकिन बीजेपी एनडीए के अंदर छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गई। अति पिछड़ा होने की वजह से नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी पर स्नेह रखते थे और बदले में मुकेश नीतीश कुमार के खिलाफ मुंह नहीं खोलते थे। लेकिन बता दें कि नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव प्रचार में आए तो उन्होंने बताया कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं और बिहार में लगभग 127 जातियां अति पिछड़ा वर्ग की हैं और ओबीसी जातियों में 5-7 को छोड़कर बाकी अति पिछड़ी जातियां ही हैं। इस हिसाब से अति पिछड़ा वोट बैंक 30% से ऊपर है और बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ रही है। और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इसकी चर्चा खूब है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुनौतियां क्या होंगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि अब तक आरजेडी के साथ कांग्रेस, वीआईपी, हम, एआईएमआईएम को साथ मिलाकर सरकार बनाने की कल्पना की जाती थी, लेकिन बीजेपी ने इस पर पानी फेर दिया है। तेजस्वी यादव के पास अब सबसे बड़ी पार्टी होने की ताकत नहीं रह जाने और सरकार बनाने की संभावनाओं के फिलहाल खत्म हो जाने से उनके कार्यकर्ताओं का जो खिंचाव पार्टी के प्रति रहा है उसके कमजोर होने की आशंका है। कांग्रेस से भी आरजेडी का गठबंधन तारापुर, कुशवेश्वर स्थान में, उसके बाद बोचहा में टूट गया है। एमएलसी चुनाव में भी दोनों से रास्ते अलग होने की खबर है। और बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि जनता ने सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को ही बनाया है। जनता तो चाहती थी कि महागठबंधन की सरकार बने। तेजस्वी यादव को जनता ने मुख्यमंत्री भी मान लिया था, लेकिन बीजेपी जेडीयू ने हेराफेरी से सरकार बना ली और अब एक बार फिर से हेराफेरी से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन बैठी है। जनता की नजर अब आरजेडी पर है और जनता की नजर में आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं का खिंचाव कहीं से भी घटेगा नहीं। हालांकि मजबूत विपक्ष है और भविष्य में आरजेडी का ही है और ये बिहार के युवा जानते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी अब बड़ी पार्टी बनने के लिए जोरों से आजमाइश करेगी। जानकारी है कि राजद की नजर ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम पर है और प्रदेश में 19 मुसलमानों की जीत 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई। इसमें से 5 एआईएमआईएम के विधायक हैं। अगर ये टूटकर आरजेडी में जाते हैं तो आरजेडी विधायकों की संख्या 80 हो जाएगी। और हाल ही में बिहार में 40 के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत हो गई है। कुछ मामलों में परिजनों का यह कहना है कि जहरीली शराब पीने से यह मौत हुई है, लेकिन प्रशासन ने मौत की वजह बीमारी बताई है। अब जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में दरोगा शराब बेचवाते हैं, गरीबों को शराब देते हैं और पैसे लेते हैं। दरोगा और पुलिस चौकी के ड्राइवरों को पता रहता है कि शराब की फैक्ट्री कहां और गांव में कहां छुपाकर चलाई जा रही है। बता दें कि विधायक गोपाल मंडल ने शुक्रवार को यह भी कहा कि बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में जितने भी लोग मरे हैं वो सब जहरीली शराब पीने से मरे हैं। उन लोगों को दरोगा और पुलिस चौकी के ड्राइवरों ने शराब मुहैया कराई थी और इन घटनाओं में पुलिस वालों की मिलीभगत है। बिहार के सभी बॉर्डर सील हैं, बाहर से शराब नहीं आती। जिलों में ही चोरी छुपे शराब की फैक्ट्री चलाई जाती है और बिक्री की जाती है। ये सब दरोगा और थाना ड्राइवर की मिलीभगत से होता है। और हम सड़क पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लाठी वाले आदमी हैं। दरोगा नहीं सुधरा तो लाठी से मारेंगे। और पटना नगर निगम ने साल 2022 और 23 के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष 1,740 करोड़ 83,03,640 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। बजट में 48 करोड़ रुपए का अनुमानित मुनाफा दिखाया गया है। साथ ही पिछले साल की तुलना में इस बार के बजट का आकार भी बढ़ा दिया गया है। पिछले साल नगर निगम ने 1,528 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया था। इस बार के बजट की खास बात यह रही कि वायु प्रदूषण से निपटने को 213 रुपए का प्रावधान है। बता दें कि शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय में सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक बुलाई गई। इस साल 2022 और 23 के लिए बजट का प्रारूप रखा भी गया और साथ ही समिति के सदस्यों और पार्षदों की सलाहों को भी शामिल किया गया है।
इस बार के बजट में पर्यावरण पर फोकस करने की बात कही गई। साथ ही विशेष बैठक महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। इसके बाद नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने बताया है कि इस बार के बजट में नगर निगम को विभिन्न मदों से 1788 करोड़ 71,12,844 रुपए की प्राप्ति होगी। इसमें करीब 1740 करोड़ 83 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। पिछली बार की तुलना में बजट के आकार को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। समिति ने इस बार बजट को पास किया। नगर निगम बोर्ड की बैठक में बजट को मंजूरी दिलाई जाएगी। और अब बता दें आपको कि इस बार के बजट में नगर निगम पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित में करने का फोकस रहेगा। इसके लिए इस बार कई मुद्दों से मिलने वाली राशि का सदुपयोग किया जाएगा और बजट में इसके लिए 213 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। इसमें कंपोस्टिंग प्लांट, रिसाइकल प्लांट, कचरे से ऊर्जा उत्पादन, सड़क और फुटपाथ की सफाई, सभी 75 वार्डों में 2 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरियाली भी बढ़ाई जाएगी। इस पर इसमें करीब 167 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें कि मशरक मलमालिया मुख्य पथ SH 73 पर दुमदुमा में शुक्रवार की रात को एक ट्रक ने 8 महिलाओं को कुचल दिया है। इस हादसे में 4 महिलाएं जख्मी हो गईं, जबकि अन्य 4 की मौत हो गई है। सभी महिलाएं शादी समारोह के दौरान डोमकच कर रही थीं और इस दौरान ही अनियंत्रित होकर ट्रक ने सबको कुचल दिया। घटनास्थल पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई और इसके बाद में एक महिला की मौत हुई और घायलों को इलाज के लिए मशरक समुदाय केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल उन्हें भेज दिया गया। और बता दें कि इस घटना के बाद से ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को पुलिस ने समझाया और मृतका को दुमदुमा गांव निवासी रोजानंद मियां की 50 साल की पत्नी सैरुल बीबी, भोला मियां की 47 वर्षीय पत्नी नजमा बीबी और बनियानपुर की थाना क्षेत्र की हरपुर कराह निवासी नाजिम मियां की 50 साल की पत्नी शैशा बेगम शामिल है। साथ ही मनोजा खातून की मौत इलाज के दौरान हुई।